नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, देश एक बार फिर किसानों के आंदोलन के घेरे में आ गया है। खासतौर पर उत्तर भारत क्षेत्र वर्ष 2020-21 में हुए किसान आंदोलन में किसानों की मांग सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की थी और सरकार द्वारा ये कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद आंदोलन खत्म भी हो गया था। तो इस बार क्या मुद्दा है, किसानों की ऐसी क्या मांगे हैं कि वे एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए। बहुत सारे लोगों को उनकी मांगों का नहीं पता है। आज हम आपको उनकी मांगों के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार यह आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है, यानी चुनावी वर्ष होने के कारण राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह आंदोलन किया गया। लेकिन हम यह भी बता दें कि हमारे देश का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का किसान भोला भाला है, भले वह पढ़ा लिखा भी हो। इसी कारण वह कदम कदम पर ठगा जाता है। वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि हम अंत में आपको बताएंगे कि इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन क्यों कह रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि इस बार किसानों की क्या क्या मांगे हैं। इस बार किसानों ने सरकार के सामने 12 प्रमुख मांगे रखी हैं। सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की। किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाया जाए। दूसरी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2003 को फिर से लागू किए जाने की। किसानों की मांग है कि उनकी मर्जी के बिना भूमि अधिग्रहण न किया जाए और यदि किया भी जाए तो निर्धारित रेट से 4 गुना मुआवजा उन्हें दिया जाए। किसानों की तीसरी मांग है देश भर के किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाए। चौथी मांग है किसानों के लिए पेंशन की। इसके तहत सरकार नई पेंशन स्कीम लॉन्च करे, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। किसानों की पांचवी मांग WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसमें किसान चाहते हैं कि भारत WTO से अलग हो जाए और सभी ट्रेड एग्रीमेंट रद्द किए जाएं। किसानों की छठी मांग के अनुसार 2020-21 में हुए किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को सरकार मुआवजा दे और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दे। सातवीं मांग बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किए जाने की है। आठवीं मांग के अनुसार वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की है। नौवीं मांग में किसानों ने जमीन, जंगल और पानी पर आदिवासियों और मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित किए जाने की मांग की है। 10वीं मांग के अनुसार नकली दवाई, बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। 11वीं मांग मिर्च मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने की है। और अंतिम 12वीं मांग किसानों ने जो की है उसके अनुसार मनरेगा में दैनिक मजदूरी को 700 रुपए करने और इसका समय भी दोगुना यानी 200 दिन करने की मांग किसान कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हमने किसानों को भोला भाला क्यों कहा और उसके बाद चर्चा करेंगे यह आंदोलन राजनीतिक क्यों है। दोस्तों, मैं स्वयं देश के आधे से अधिक राज्यों में किसानों से रूबरू हो चुका हूं, साथ ही कृषि अधिकारियों से भी। किसान अपने आड़तियों और दवा विक्रेताओं पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और यहीं वे ठगे जाते हैं। रही सही कसर सरकार के अफसर पूरी कर देते हैं। आड़तियों पर किसानों का विश्वास करना बनता है, क्योंकि वे अमूमन मुसीबत के समय किसानों की आर्थिक मदद करते हैं। लेकिन दवा विक्रेता का क्या, वो तो केवल अपने फायदे के लिए सोचता है। इसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब भी किसान को अपनी फसल के लिए दवा लेनी होती है तो वह अपने विश्वास के दवा विक्रेता के पास जाता है और दवा विक्रेता क्या करता है, वही दवा किसान को देता है जिसमें उसको ज्यादा मुनाफा होता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बार किसानों की फसलें खराब होती हैं। इन सब से किसानों को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की। अन्नदाता तो पूरी तरह मौसम और सरकार पर ही निर्भर होता है। मौसम सही नहीं तो फसल नहीं, इसलिए मौसम की मार के रूप में सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन यहां भी बड़ा झोल होता है। 2-2 रुपए के चेक अन्नदाताओं को देकर उनका एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं तो चलाती है, लेकिन उनका असली फायदा किसान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी जांच नहीं की जाती, क्योंकि बीच में अफसर ही झोल कर जाते हैं। इसका भी एक उदाहरण आपको बताता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कई साल पहले सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई और जिम्मेदारी दी कृषि विभाग को। अब वर्मी कंपोस्ट के लिए जो टेंडर हुए उसमें अफसरों की मिलीभगत से वर्मी कंपोस्ट के दाम में सिटी कंपोस्ट परचेज करके किसानों को दे दी गई।
यहां आपको वर्मी कंपोस्ट और सिटी कंपोस्ट में भी अंतर बताते चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट गोबर और केंचुए से बनती है, जबकि सिटी कंपोस्ट टोटली वेस्ट से तैयार की जाती है। सिटी कंपोस्ट को तैयार करने में प्रति किलो 20 से 50 पैसे की लागत आती है, जबकि वर्मी कंपोस्ट जो अच्छी क्वालिटी की है वह 2 से 3 रुपए प्रति किलो तैयार होती है। सीधा सा अर्थ है कि सिटी कंपोस्ट के प्रयोग से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने सब्सिडी वाली यह खाद लेना ही बंद कर दिया और विभाग के कुछ अफसरों के कारण इस स्कीम को पलीता ही लग गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां, पेस्टिसाइड कंपनियां किसानों से उनके खेत तक पहुंच बनाती हैं और अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। पेस्टिसाइड कंपनियां तो एक प्रोडक्ट मार्केट में लाती हैं, जोर शोर से प्रचार करती हैं, 2-3 साल खूब मुनाफा कमाने के बाद उसी प्रोडक्ट को किसी अन्य नाम से फिर मार्केट में उतारती हैं और फिर मुनाफा कमाती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हर बार ठगा कौन जाता है? किसान। और इस ठगी से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। फिर वही बात आ जाती है, सरकार जिम्मेदारी किसको देती है? अफसरों को। और अफसर तो योजनाओं को पलीता लगाने में माहिर हो ही चुके हैं, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई ही नहीं जाती। आइए अब बताते हैं इस बार किसानों का आंदोलन राजनीतिक क्यों है। दोस्तों, वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। इसमें पहले लोकसभा और फिर हरियाणा सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन कहा जा सकता है और विपक्षी पार्टियां भी इसको हवा देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, यह आंदोलन पंजाब के किसानों द्वारा शुरू किया गया है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस आंदोलन को फिलहाल अनेक किसान संगठनों का समर्थन भी नहीं मिला है। जिस पूर्ण कर्जे माफी की मांग किसान कर रहे हैं, उसमें पंजाब तो काफी पीछे है। अगर वर्ष 2019 की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट देखें तो औसतन एक किसान पर 74,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के औसतन 55% किसान कर्जदार हैं और हरियाणा के 47%। लेकिन इन दोनों राज्यों के किसान ही सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं। जिस राज्य के किसान औसतन सबसे ज्यादा कर्जदार हैं, वे तो बोल भी नहीं रहे हैं और न ही पिछले आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। सबसे ज्यादा 93% किसान आंध्र प्रदेश के कर्जदार हैं। उसके बाद तेलंगाना में 91%, ओडिशा में 61% और राजस्थान के औसतन 60% किसान कर्जे के बोझ तले दबे हुए। किसान आंदोलन शुरू होने के साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर घोषणा कर दी है कि उनकी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। लेकिन क्या राहुल गांधी जनता को यह बताएंगे कि यह रिपोर्ट तो वर्ष 2006 में ही आ गई थी? तब यूपीए की सरकार थी और लगभग 8 साल तक 2014 तक सरकार रही थी। लेकिन तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं यह रिपोर्ट लागू की गई? वे शायद इसका जवाब न दे पाए। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। गलती चाहे कांग्रेस करे या भाजपा या कोई अन्य राजनीतिक दल, जनता चुटकियों में सच्चाई का पता लगा लेती है। दोस्तों, साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि इस आंदोलन के चलते दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर सील हैं। इसलिए आपको दिल्ली की ओर जाना है तो सोच समझकर घर से बाहर निकले। दिल्ली के सिंघ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कलोनी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कापासेरा बॉर्डर, रजौकरी बॉर्डर, कलिंदी कुंज, डीएनडी, नोएडा बॉर्डर आदि सभी या तो पूरी तरह सील हैं या फिर इस कदर भयंकर जाम की स्थिति है कि उनमें से निकल पाना मुश्किल है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।